तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूशिन, चेंची और युआनलोंग ड्रैगन वो लोग फौरन से फ्लावर वैली की तरफ चले गए थे और योंगफाई वो अब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाला था और वहां जाने के लिए वो अपने साथ डोंग डोंग को लेकर जाता है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा था कि मेंगलियार वो भी आजाद हो चुकी होती है और वो अपनी सीनियर सिस्टर के जरिए अपने दुश्मनों को एक लेटर भी लिखवा कर भेज देती है ताकि वो लोग भी ये जान सकें कि वो कहां जा रही है। वो जानबूझकर उन लोगों को उकसाती है कि वो लोग उसके पीछे आए। मगर हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई जब वो वेस्टर्न जर्नी की तरफ जा रहा था तो वो रास्ते में कुछ जानवरों का शिकार करता है और उनका मैजिकल कोर निकाल लेता है ताकि वो उस कोर के जरिए कुछ पैसे कमा सके। और शहर में जाते ही वो सबसे पहले उन कोर को बेचता है तो वहां पर पहले से ही वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि इस तरह के मैजिकल कोर हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता। और वहीं पे ही हमें उसका एक दोस्त भी दिखाया गया था जिसका नाम केली था। केली उसे वेस्टर्न रीजन के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि कल मैं तुम्हें एक सेरेमनी के अंदर लेकर जाऊंगा जहां पर बहुत सारे लोग आएंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो सेरेमनी शुरू होती है तो वहां पर हर जगह हमें कपल्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि उस ग्राउंड में डांस कर रहे थे। हर शख्स वहां पर एक दूसरे की तारीफें कर रहा होता है। यहाँ पे हमें वेस्टर्न कल्चर की पूरी झलक दिखाई जा रही होती है जो कि 90s की सेंचुरी में हुआ करती थी। और वहीं हमें एक एल्फ प्रिंस को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कियों के साथ बैठा हुआ होता है और वहां हर शख्स वाइन पी रहा होता है और वो शख्स एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग क्योंकि वो पहली मर्तबा मिल रहे थे तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं। इसी तरह ये पार्टी चल रही होती है और सब लोग खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर अभी एंट्री होने वाली थी हमारे मेन हीरो योंगफाई की। वो केली के साथ जैसे ही वहां पर आता है तो वो आते साथ ही सब लोगों से कहता है कि ब्यूटीफुल लेडीज, तुम्हारा चार्मिंग केली आ गया है। मुझे देखकर बताओ कि क्या मैं पहले के मुकाबले में अब और भी ज्यादा हैंडसम नहीं बन गया। ये देखते ही वहां पे मौजूद लड़कियां उसकी तरफ लपक पड़ती हैं और कहती हैं कि ये तो केली है, ये तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। कुछ लड़कियां तो उससे कहती हैं केली तुम्हें तो याद है ना कि लास्ट टाइम हम लोग कब मिले थे। तो केली पीछे मुड़कर योंगफाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है देखा मेरा जलवा। तो योंगफाई कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इतनी लड़कियां एक साथ हैंडल कर सकूं। जिसके बाद डोंग डोंग वो भी बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये लड़का बिल्कुल भी ठीक बंदा नहीं है। जरा देखो इसे, यहाँ पे हर शख्स इसे जानता है। मगर दूसरी तरफ उसे वहां पे एक वेटर दिखाई देता है जो कि उन लोगों के लिए एक गिलास में वाइन लेकर आता है। तो योंगफाई वो गिलास उठा लेता है। उसे पता नहीं था कि वो वाइन किस तरह की है। वो उसे पहले से टेस्ट करने के लिए हल्का सा स्मेल करता है मगर डोंग डोंग वो वाइन उसे काफी पसंद आती है तो वो फौरन से उसे पीकर टेस्ट करता है तो वो उसे काफी पसंद आती है। जिस पर वो और ज्यादा वाइन लेने के लिए फौरन से उस वेटर के पीछे भागता है और जैसे ही वाइन का गिलास उठाने की कोशिश करता है तो वो वेटर डर के मारे उस प्लेट को नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये शोर किस चीज का है। मगर जब उन्हें वहां पर वो ड्रैगन दिखाई देता है तो वो सब लोग चौंक जाते हैं कि यहाँ पर तो एक मैजिकल बीस्ट मौजूद है। वो ड्रैगन योंगफाई के पीछे जाकर छुप गया था और थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। जिस पर योंगफाई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बस एक कभी तो गिरा है। मगर वहां पे मौजूद लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि यहाँ पर एक फ्लाइंग बीस्ट इस पार्टी में मौजूद है। उन लोगों को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती कि कोई भी मैजिकल बीस्ट वो पार्टी में आ जाए और वो उन बीस्ट को लो लेवल का बीस्ट समझते हैं और वो उन्हें कभी भी अपने साथ पार्टीज में नहीं लेकर जाते। और ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था कि कोई बीस्ट एक पार्टी के अंदर आ गया था। ये बात सुनने के बाद वहां पे मौजूद एक यंग लड़का जिसका नाम ओडेला होता है वो कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जो अपना जानवर यहाँ पे लेकर आ गया। क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं कि इस तरह की रॉयल पार्टीज के अंदर लो लेवल के बीस्ट को लाना अलाउड नहीं होता। ये हमारी इस बैंकोट की इंसल्ट है। उस बंदे को वहां पर देखकर योंगफाई कहता है कि ये बिल्कुल क्या नाव की तरह है मगर ये एक एल्फ है और ऊपर से इसके अंदर एटीट्यूड भी काफी ज्यादा है। ये देखकर केली भी उन लोगों की तरफ आता है मगर इससे पहले कि योंगफाई कुछ बोलता डोंग डोंग खुद ही उन लोगों के सामने आ जाता है और कहता है कि ये वाइन बहुत ही मजे की है मगर मुझे समझ में नहीं आता कि क्या तुम लोग अंधे हो गए हो, क्या तुम लोगों को गॉड ऑफ लाइट ने अंधा कर दिया है। वो सामने खड़े हुए ओडेला से कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें गॉड ने आय नहीं दी, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे तो कान देखकर मुझे लगता है कि तुम कोई खरगोश हो या फिर तुम भी कोई मॉन्स्टर हो। ये सुनते ही ओडेला तो गुस्से में पागल हो जाता है और फौरन से अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि
कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें इस इंसल्ट की सजा मिलेगी। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। ये सुनते ही वहां पे मौजूद लोग कहते हैं कि ये तो एक बोलने वाला डीमन इंसेक्ट लग रहा है। मैंने इसके बारे में सुना है, फ्लाइंग सेंट सिटी में इस तरह के बहुत सारे मैजिकल पेट्स हैं जो कि उड़ सकते हैं। मगर यहाँ पर योंगफाई वो भी फौरन से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर ठीक है। मगर डोंग डोंग कहता है तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है तो अब तुम्हें मेरा गुस्सा भुगतना होगा। ये कहने के बाद वो फौरन से उसकी तरफ जाते ही उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच से अटैक करता है तो वो ओडेला की बॉडी को उठाकर ऊपर हवा में टांग देता है, जिससे वहां पे मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि किसी ने कभी भी इतना पावरफुल ड्रैगन नहीं देखा था और ऊपर से वो इतने छोटे से शेप में था। और फिर योंगफाई कहता है कि ये बस बकबक कर रहा था, इसे लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता, ये तो बस एक छोटे से बीच से हार गया है, ये मेरा मुकाबला क्या करेगा। मगर डोंग डोंग कहता है कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूं इसीलिए मैंने इसे जोर से नहीं मारा है। मगर देखते ही देखते वहां पर किंग ओलिवर भी आ जाता है और वो आते ही कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसे वहां देखते ही वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो उसके आगे झुक जाते हैं, जिसके बाद वो योंगफाई से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किसने किया है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मेरे बैंकॉट में मेरी परमिशन के बगैर तुम किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या तुम्हें ईस्टर्न पार्टीज में बस यही सिखाया गया है कि पार्टीज को किस तरह खराब किया जाता है? ये एक रॉयल पार्टी है इसलिए इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये सुनते ही केली कुछ कहने की कोशिश करता है मगर योंगफाई कहता है कि माय लॉर्ड मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, मैं सच में आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहता था, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। यूं समझ ले कि मैंने तो बस उस लड़के को एक छोटी सी पनिशमेंट दी है, वरना मैं तो उसे बहुत ही बुरी सजा देने वाला था। वो लड़का इतना एरोगेंट है, उसने आपके बैंकोट को खराब करने की कोशिश की है, वो इस रंग में भांग डालने की कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ पे डोंग डोंग आता है और वो कहता है कि बाय द गॉड ऑफ लाइट प्लीज शांत हो जाइए। गॉड कहता है हमेशा एक दूसरे को माफ करना चाहिए, जो भी शख्स माफ कर देता है उसी के साथ ही होली लाइट होती है और होली लाइट की ब्लेसिंग्स भी उसी को मिलती है। तो वेस्टर्न चर्चेस की ये टीचिंग्स देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं कि ईस्टर्न ड्रैगन ये वेस्टर्न टीचिंग्स के बारे में इतना कुछ जानता है। सोचा भी नहीं था कि ये गॉड ऑफ लाइट का बिलीवर होगा। अगर डोंग डोंग वो अब एक स्टेप और आगे चला जाता है और कहता है कि गॉड ऑफ लाइट की ब्लेसिंग वो हर किसी के लिए एक जैसी होती है, गॉड की नजर में सब लोग बिल्कुल बराबर है। उसकी बातों से तो वहां पे मौजूद लोग बिल्कुल चौंक गए थे कि ये तो हमसे भी ज्यादा अच्छा बोल रहा है। और योंगफाई कहता है कि पता नहीं इसने वेस्टर्न चर्चेस की नॉलेज कहां से हासिल कर ली है, मगर खैर जो भी है ये बहुत अच्छा कर रहा है। और डोंग डोंग वो सब लोगों को बताता है कि इस ओडेला ने गॉड ऑफ लाइट के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही है, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए इसे सजा देना बहुत जरूरी था। देख लेना जब ये मर जाएगा तो हेल ऑफ फायर इसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देगी। डोंग डोंग की बातें सुनने के बाद किंग ओलिवर भी काफी खुश होता है और वो कहता है कि यकीन नहीं आता कि ईस्टर्न ड्रैगन वो हमारे गॉड ऑफ लाइट का इतना अच्छा बिलीवर है। मैं पहली मर्तबा किसी ईस्टर्न ड्रैगन को इस तरह बोलते हुए देख रहा हूँ। वो योंगफाई से कहता है कि तुम लोग काफी अच्छे लोग हो, चलो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग बैठकर कुछ बातें करते हैं। तुम ईस्टर्न टेरिटरी से आए हुए हमारे गेस्ट हो। और वहां पर फिर केली भी आता है और वो कहता है कि अंकल ओली ये ईस्टर्न जनरेशन के जितने भी यंग डिसाइपल्स हैं उनमें से टॉप का डिसाइपल है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका नाम योंगफाई है। उसका नाम सुनते ही सब लोग पहचान जाते हैं कि इसके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, क्या ये वही है? मगर ये दिखने में तो बिल्कुल आम आदमी लग रहा है। और एक बंदा कहता है कि इसका हुलिया दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, दिखने में तो ये नहीं लग रहा कि कोई खतरनाक वॉरियर होगा, और इसका लाइफ स्पेन कितना हो सकता है। और वहां पे मौजूद फिर तीसरा बंदा आकर कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि ये एक अच्छा वॉरियर है, ये एक अच्छा डांसर भी तो हो सकता है। मगर यहाँ पर योंगफाई वो उन लोगों से कहता है कि माय लॉर्ड मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, मैं आपको देना भूल गया था। ये कहने के बाद वो एक गिफ्ट बॉक्स निकालता है और किंग ओलिवर को देता है। तो जब किंग ओलिवर उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर कुछ मैजिकल क्रिस्टल कोर्स होते हैं। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये तो काफी हाईएस्ट लेवल के मैजिकल कोर बीस्ट हैं। ये तो काफी हाई लेवल के मैजिकल कोर्स हैं जो कि किंग लेवल के बीस्ट के अंदर मौजूद होते हैं।
ये सुनकर योंगफै कहता है कि असल में मुझसे यहाँ आते हुए कुछ किंग लेवल के बीस्ट टकराए थे, तो मैंने उन्हें रास्ते में ही निपटा दिया था, जिसके बाद मैंने उन लोगों का कोर भी बाहर निकाल लिया था। और मैंने सोचा कि ये क्रिस्टल्स मेरे तो किसी काम के हैं ही नहीं, मैं इसे आपको दे देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। किंग ओलिवर को ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आता है और वो योंगफै से कहता है कि तुम आज से हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो। वो वहां पे मौजूद अपने सर्वेंट से कहता है कि आ जाओ मेरे इस दोस्त को वाइन पिलाओ। ये कहने के बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और फिर से वहां पे मौजूद कुछ कपल्स आपस में डांस कर रहे होते हैं और ओली वो अपने अंकल के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और डोंग डोंग वो भी उन लोगों के साथ बैठकर मजे से खा पी रहा होता है। उसके भी वहां पर ऐश लग गए थे और उसके साथ बैठी हुई लड़कियां वो उसकी हरकतें नोट कर रही होती हैं कि ये कितना क्यूट है और वो उन लड़कियों को कहता है कि मुझे गॉड ने बताया था कि इस तरह की वाइन्स और बहुत ही मजे मजे का खाना वो ह्यूमन बॉडी को करप्ट कर देता है। चलो मैं तुम लोगों की खातिर तुम्हारी बॉडी के अंदर सारी की सारी इविलनेस को खत्म कर देता हूँ। उसकी बातों से वो लड़कियां और भी ज्यादा सरप्राइज होती हैं और कहती हैं ये बेबी ड्रैगन कितना क्यूट है और ये कितनी अच्छी बातें करता है। और दूसरी तरफ योंगफै वो वहां पे मौजूद एक मास्टर से हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि सोचा नहीं था कि हिस्ट्री के बारे में तुम्हारा इंटरेस्ट इतना अच्छा होगा। तो योंगफै कहता है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के पिछले कुछ हजार साल बहुत ही लाजवाब गुजरे हैं और इसमें बहुत कुछ हुआ है और मैं तो पिछले 10,000 साल के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पिछले 10,000 सालों में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि पिछले 10,000 सालों की कहानियां तो बहुत ही मशहूर होगी। ये सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है, ये पुरानी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, मगर बदकिस्मती से ये हिस्ट्री काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और हम लोगों की समझ से काफी दूर है। यहाँ तक कि मैं हिस्ट्री का मास्टर होकर भी इस हिस्ट्री को अच्छी तरह से नहीं जान पाया हूँ। हो सकता है कि हिस्ट्री के कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो कि हमें सिटी के हाईएस्ट कैपिटल लाइब्रेरी में जाकर मिल सकते हैं और वहां जाने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा और काफी रिसोर्सेज खर्च करने पड़ सकते हैं। ये सुनकर योंगफै कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मगर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक एल्फ वो ओडेला को पकड़कर ले जा रही होती है, जिस पर ओडेला कहता है कि मुझे खींचो मत, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। वो लड़की ओडेला को पकड़कर सीधा योंगफै की तरफ लेकर आती है और कहती है कि मेरा नाम लान है और मैं ओडेला के कजन हूँ। मैं अपने इस कजन के साथ बहुत सारे कंट्रीज को विजिट कर रही हूँ ताकि हम लोग अपने होली मैदान को ढूंढ सकें, मगर मेरा ये कजन तो दुनिया की इन रंगीनियों में खो गया है और वो नशे में धुत होकर लड़कियों के पीछे पागल हो गया है, जिसकी वजह से मेरी ये पूरी जर्नी ही खराब हो गई है। इसने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ और मैं आपसे डांस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप मेरे साथ आइए और एक साथ डांस कीजिए। यूं समझ लीजिए कि ये मेरी तरफ से एक अपोलॉजी है। ये बात सुनते ही योंगफै बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये किस तरह की माफी है जिसमें डांस करना पड़ेगा, मगर सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि ये इस अपोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मगर योंगफै कहता है कि सोचा नहीं था कि सारे ही एल्फ बहुत अच्छे हो सकते हैं, मुझे लगा कि शायद सारे ही ओडेला की तरह होंगे। ये कहने के बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़कर फौरन से डांस करने के लिए उसके साथ चला जाता है। वो लोग उस ग्राउंड में जाते हैं और बीच में जाकर डांस करने के लिए पहले तो किंग से परमिशन मांगते हैं और उसके बाद जैसे वो लोग डांस शुरू करते हैं तो वो लड़की डांस करते ही योंगफै से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के डीप में एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर एंशिएंट एल्विन ट्राइब रहा करता है और तुम्हारे जैसे बहुत सारे वॉरियर्स हर साल वहां पर एल्विन ट्राइब को देखने के लिए जाते हैं, मगर उनमें से बहुत सारे एल्विन ट्राइब उन वॉरियर्स को गायब कर देते हैं और उसके बाद वो वॉरियर्स कभी भी वहां से वापस नहीं आते, यहाँ तक कि उन वॉरियर्स के ट्रेसेस तक गायब हो जाते हैं। तुम बताओ क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, क्या तुम भी वहां पर जाना चाहते हो? अगर वहां तुम्हारा जाने का दिल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि कभी भी उस फॉरेस्ट के डीप में मत जाना क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर योंगफै कहता है कि चलो मुझे उसके बारे में और बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर लान उसे कहती है कि मैंने ये सुना है कि एल्विन ट्राइब जिस जगह रहता है वहां पर उस जंगल में बिल्कुल डीप में हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर्स रहते हैं जिन्होंने अपना एक अलग से पावरफुल डोमेन बनाया हुआ है और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के बहुत
बहुत सारे गॉड ऑफ वार और मैजिक गॉड्स वो वहां पर गए थे, मगर उसके बाद से वो कभी भी वहां से वापस नहीं आए। यही वजह है कि उस एल्विन ट्राइब के डीपेस्ट पार्ट को सबसे ज्यादा खतरनाक जगह माना जाता है। मगर योंगफे उससे कहता है कि मुझे टेंशन लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है, मैं अब इस रियलम में आ चुका हूँ कि मैं वहां पर जा सकता हूँ और वहां से वापस भी आ सकता हूँ। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये एल्विन ट्राइब्स वहां पर रहता क्यों है। ये वेस्टर्न रीजन से काफी ज्यादा दूर है और बिल्कुल अकेले और तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि वो लोग वेस्टर्न रीजन से इतना दूर अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि कौन जानता है कि उन लोगों के मकसद क्या है। पता नहीं वहां पे मौजूद उन मॉन्स्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आज तक कोई भी उनसे मिलकर वापस तक नहीं आया कि जो बता सके कि आखिर वहां चल क्या रहा है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर गॉड्स भी जाकर वापस नहीं आ पाते। ये बात सुनने के बाद योंगफे को याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके फादर ने उसे इस तरह की एक जगह के बारे में बताया था। उसके फादर ने उसे बताया था कि इमोर्टल बनना या फिर गॉड बनना इतना आसान नहीं है। जब भी शख्स कोई गॉड या इमोर्टल बनता है तो वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से गुजरता है। और ये बात याद आने के बाद वो अपने ही फादर के बारे में कहता है कि क्या वो मुझे इस जगह के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर योंगफे वो उस लड़की के साथ अपना डांस कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ से एक और वॉरियर अंदर आता है और वो सीधा उन लोगों की तरफ जा रहा था। उसे वहां पर देखते ही बहुत सारे लोग अपना डांस रोकते हैं और उससे दूरी बनाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ किसी से लड़ने के लिए आया है। मगर हम देखते हैं कि वो वॉरियर सीधा योंगफे की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही वो उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो योंगफे और लान दोनों ही अपना डांस रोकते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। जिसके बाद वो वॉरियर कहता है कि मेरा नाम ओरो है, मैंने सुना है कि तुम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक हो। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वैसे मैं एक ड्रैगन नाइट हूँ और मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो और तुम्हें लगे कि तुम्हारी रेपुटेशन वो इस लायक है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको तो ही मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना। ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग कहते हैं कि क्या वाकई में ओरो इसे चैलेंज कर रहा है। ये एक 4th लेवल का ड्रैगन नाइट है। और कुछ लोग कहते हैं आखिर ये यहाँ पे अंदर कैसे आ गया। सब लोग उसे वहां पर देखकर काफी घबरा गए थे क्योंकि वो उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक था। मगर उटिला वो काफी खुश होता है और कहता है कि ओरो ने आज तक कोई भी बैटल नहीं हारी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस लड़के की हड्डी पसली तक तोड़ कर रख देगा। मगर यहाँ पर योंगफे वो दिली दिल में कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ ताकत के आगे झुकते हैं। मैं काफी देर से सोच रहा था कि मुझे लड़ने के लिए किसी न किसी को तो उकसाना होगा, मगर लगता है कि इस लड़के ने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया है। ये खुद चलकर आया है और मुझे चैलेंज कर रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वॉरियर्स एक बड़े से ग्राउंड में आते हैं और वहां पर सब लोग योंगफे को चीयर अप कर रहे होते हैं। जिस पर योंगफे का हौसला भी काफी बढ़ गया था क्योंकि वो वेस्टर्न रीजन में था और वेस्टर्न रीजन के लोग वो अपने वॉरियर को सपोर्ट करने के बजाय उसे ही सपोर्ट कर रहे थे। और सब लोग देखना चाहते थे कि आखिर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के इस वॉरियर में कितना दम है, क्या ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वॉरियर को हरा सकता है या नहीं। और क्योंकि वहां के लोगों ने पहले कभी किसी ईस्टर्न वॉरियर को लड़ते हुए नहीं देखा था तो इसलिए भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ताकि वो लोग फर्स्ट टाइम किसी ईस्टर्न वॉरियर को लड़ते हुए देख सकें। इतने में हमें एक बड़ा सा ड्रैगन ऊपर से आते हुए दिखाया जाता है जिस पर योंगफे थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि ये ड्रैगन तो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जब वो ड्रैगन वहां पर आता है तो हम उसके ऊपर ओरो को भी देखते हैं। वो उसके ऊपर अपना स्पीयर लेके खड़ा हुआ था और यहाँ पर कैली कह रहा होता है कि अगर योंगफे ये मैच जीत जाता है तो वो बहुत ही आसानी से अपना मकसद अचीव कर लेगा। वो पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो जाएगा और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के जितने भी हाईएस्ट लेवल के वॉरियर्स हैं वो खुद ब खुद इससे लड़ने के लिए यहाँ पर चल कर आएंगे। और यहाँ पर उडिला कह रहा होता है कि ओरो ने आज तक कोई मैच नहीं हारा है और ये मैच भी ये जरूर जीतेगा। मगर योंगफे कहता है कि ये इतना बड़ा ड्रैगन इसके पास कहां से आ गया। मगर वो ड्रैगन उन लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर अपने मुंह से बहुत सारी बदबूदार गैस रिलीज करता है जो कि सीधा उन लोगों की तरफ जाती है। तो योंगफे कहता है कि ये तो कितना बदबूदार है और कितना बेकार किस्म का ड्रैगन है। मगर डोंग डोंग इस हरकत पे कुछ ज्यादा ही भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी। ये कहने के साथ वो फौरन से हवा में ऊपर आता है और अपने ट्रू फॉर्म को अवेकन करता है। तो वो भी उसी ड्रैगन की तरह अपना एक जायंट शेप शो करता
है जो कि उसका डिवाइन शेप होता है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बाय द गॉड ऑफ हेवन, ये क्या है? ये तो कोई डिवाइन ड्रैगन लग रहा है। वहां मौजूद वो एल्विन क्लान के लोग भी चौंक गए थे। उन्होंने पहली मर्तबा कोई डिवाइन ड्रैगन देखा था। जिसके बाद डोंग डोंग वो जैसे उन्हें दोबारा से डराता है तो वो ड्रैगन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सर चकराते ही फौरन से नीचे गिरने लगता है और उसके साथ साथ वो वॉरियर भी बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और दोनों ही धड़ाम से आकर नीचे गिरते हैं। मगर ओरो कहता है कि योंगफे, ये क्या हरकत है? मैंने तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज किया था। क्या ये है ईस्टर्न मार्शल आर्ट? तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए था, मगर तुम तो अपने ही ड्रैगन को सामने ले आए हो। क्या तुम्हें मुझसे लड़ते हुए डर लग रहा है, या फिर तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें अब उस ड्रैगन का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है? तो योंगफे उससे कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या पता, शायद तुम मार्शल आर्ट के बारे में नहीं जानते। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपने साथ अपना एक ड्रैगन रख सकता है। तुम खुद को एक ड्रैगन नाइट कहते हो। क्या तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई डिवाइन ड्रैगन नहीं है? अगर तुम डिवाइन ड्रैगन के साथ फाइट करना चाहते हो तो जाओ, पहले अपने लिए कोई अच्छा सा डिवाइन ड्रैगन लेकर आओ। मैं ऐसे किसी के साथ फाइट नहीं करता जो कि मार्शल आर्ट रूल्स के बारे में जानता ही ना हो, और ऊपर से तुम बिला वजह में ही मुझसे दुश्मनी मोड़ लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैंने ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट होने की हैसियत से ही एक्सेप्ट किया है। ये कहने के बाद वो डोंग डोंग से कहता है कि तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो। तुम्हें इस लड़ाई में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही से डील कर लूंगा। तुम जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम करो। ये सुनते ही डोंग डोंग दोबारा से उस ड्रैगन को डराता है तो वो ड्रैगन इतना डरता है कि वो अपना मुंह ही छुपा लेता है और डोंग डोंग फौरन से उड़ते हुए वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है और इसी जगह जाकर बैठ जाता है जहां पर खाने पीने के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं और वो वहां पेट भर कर खाना खाता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करता है। और दूसरी तरफ योंगफे और उसे कहता है कि ठीक है, तो तुम आ जाओ। ये देखते ही और वो फौरन से अपने ड्रैगन को उठने के लिए कहता है और वो फौरन से हवा में ऊपर आते ही अपने मुंह से फायर एनर्जी जनरेट करता है और उसके साथ बड़े बड़े आग के गोले योंगफे की तरफ थ्रो करना शुरू करता है। तो योंगफे हर एक अटैक को आराम से डॉज करता जा रहा होता है, क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी होती है तो वो हर एक अटैक को डॉज कर सकता था। जिसके बाद वो हवा में ऊपर आता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि लोग मुझे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में क्या कहकर पुकारते हैं। मैं लोगों के बीच एक ड्रैगन स्लेयर के नाम से मशहूर हूं। ये कहते ही वो अपना स्पीयर बहुत ही जोर से उस ड्रैगन की तरफ थ्रो करता है। इस अटैक की वजह से वो ड्रैगन थोड़ा सा इंजर्ड तो हुआ था, मगर अभी भी उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो दोबारा से लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है और उससे कहता है कि चलो अब काउंटर अटैक करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद वो ऊपर जाता ही अपने स्पीयर के जरिए बहुत सारे स्प्लैश अटैक रिलीज करता है और योंगफे अपने स्पीयर के जरिए उसके हर एक अटैक को बहुत ही आराम से रोकता जा रहा होता है। ये देखने के बाद वो ड्रैगन दोबारा से अपने मुंह से बहुत ज्यादा एनर्जी चार्ज करता है और जैसे उसे योंगफे की तरफ थ्रो करता है तो योंगफे अपने स्पीयर के साथ एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करते ही उस जेट एनर्जी बॉल को भी डिस्ट्रॉय करके रख देता है। जिस पर ओरो कहता है कि कम ऑन, इस पे और भी ज्यादा हमले करने हैं। वो योंगफे पर अपनी और भी ज्यादा ताकत के साथ हमला करना चाहता था ताकि वो एक बार में ही उसका काम निपटा सके। इसके लिए वो अपने ड्रैगन के साथ पहले तो हवा में बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखते ही योंगफे कहता है चलो तो अब श्वान गोंग टेक्निक को यूज करने का वक्त आ गया है। ये वॉरियर मेरे सेम लेवल का है तो इसे हराने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो दोबारा से श्वान गोंग टेक्निक को यूज करता है जो कि एक जायंट हैंड के साथ अपीयर होती है। पहले ये टेक्निक हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक थी, मगर इसे अपग्रेड करने के बाद ये श्वान गोंग टेक्निक बन चुकी है। और योंगफे कहता है कि सेम लेवल पर 1-on-1 फाइट करना तो खुदकुशी के बराबर है, इसीलिए तुम्हें मुझसे ये फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। ये कहने के बाद वो उस जायंट हैंड के साथ उस ड्रैगन को पकड़ता है तो और वो उस ड्रैगन से नीचे गिरने लगता है और जैसे ही वो एक छत पर आकर गिरता है तो योंगफे फौरन से उसी जायंट हैंड के साथ उस ड्रैगन को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। ये देखते ही सब लोग हैरान रह गए थे कि योंगफे वो इतना ताकतवर है कि वो एक ड्रैगन को एक मुट्ठी के अंदर बंद करके उसे इस तरह गोल घुमा रहा है कि जैसे ये कोई ड्रैगन ना हो, कोई लट्टू हो। और ओरो कहता है कि मेरे ड्रैगन को छोड़ दो। तो योंगफे कहता है कि ठीक है, मैं इसे छोड़ रहा हूं, अब इसे कैच कर लेना। ये कहने के बाद वो उसी ड्रैगन को ओरो की तरफ थ्रो करता है तो ओरो वो उसे कैच करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ड्रैगन सीधा उसी के ही ऊपर आकर गिरा था। जब वहां से धूल मट्टी सारी छट जाती है तो योंगफे देखता है कि वो ड्रैगन तो ठिकाने लग चुका है, मगर ओरो
वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, मगर वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे पता चल गया था कि वो योंगफे की बराबरी नहीं कर सकता, तो वो फौरन से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। और वहां मौजूद सारे ही वेस्टर्न लोग ये देखते हैं कि ओरो वो ये लड़ाई हार चुका है। ये उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका इतना पावरफुल कल्टीवेटर वो ईस्टर्न ड्रैगन वॉरियर से इतनी आसानी से कैसे हार गया। मगर वहां पे मौजूद जितने भी ईस्टर्न लोग होते हैं वो सारे के सारे योंगफे की जीत पर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि वो लोग ओरो से पहले ही बहुत ज्यादा बेजार थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। और किंग ओलिवर वो भी योंगफे की जीत में खुशी के मारे सब लोगों से कहता है कि सब लोग हमारे इस ईस्टर्न गेस्ट को वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में वेलकम करो, आज से ये पूरे के पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में फेमस हो गया है। और डोंग डोंग वो दोबारा से ओडिला के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये गंदा समूह देखकर लग रहा है कि शायद तुम जो चाहते थे वो नहीं हुआ है। बदकिस्मती से हर किसी की गंदी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। और योंगफे यहाँ पर कह रहा होता है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जो एंशिएंट फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी डेंजरस है, चलो तो एंशिएंट फॉरेस्ट को विजिट करके देखते हैं। मगर उससे पहले मुझे शिनलान किंगडम के कैपिटल में मौजूद उस टेंपल में जाकर थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज हासिल करनी होगी, ताकि पता चल सके कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।